सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। ये हम लोगों का 6 नंबर लेक्चर है थर्मोडायनेमिक का। और यहाँ पे आज हम लोगों डिस्कस करेंगे हीट कैपेसिटी को बारे में। ठीक है। सो देखो, हीट कैपेसिटी को बारे में जब हम लोग बताएंगे उसका पहले हम लोग जो लेक्चर लिए लेक्चर 1 टू लेक्चर 5, वहाँ पे जो जो पार्ट हम लोगों को कवर किया वो आप लोगों 1 बाय 1 थोड़ा देख लो। जैसे आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर के लिए और कुछ प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंकि थर्मोडायनेमिक पार्ट ऐसे ही है। आप इनिशियल से अगर देखेंगे तब आपको पूरा अच्छे से समझ आएगा, नहीं तो कुछ कुछ पार्ट में आपको डाउट होते ही रहेगा। इसीलिए आप लेक्चर 1 टू लेक्चर 5 तक देखो, उसके बाद लेक्चर 6 अगर देखेंगे तो और अच्छा होगा। बट मैं यहाँ पे आप लोगों को लेक्चर 1 में कैसे टाइप क्वेश्चन बनता है, लेक्चर 2 पे कैसे टाइप क्वेश्चन बनता है, ऐसे में आप लोगों को 1 और 2 क्वेश्चन लेके आए। आप लोगों 1 बाय 1 देखो, उसके बाद हम लोग हीट कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन था, फर्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन में हम लोगों डिस्कस किया था, अ प्रोसेस इन व्हिच प्रेशर इज कांस्टेंट। आप लोगों को याद रखना है, जब प्रोसेस कुछ रहता है, हम लोगों इंट्रोडक्शन में बताए थे, जो प्रोसेस होता है आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोक्लोरिक प्रोसेस होता है, एडियोबेटिक प्रोसेस होता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। सो हर प्रोसेस आपको जानना चाहिए, और उसी प्रोसेस में कौन कौन सा कांस्टेंट होता है वो भी आपको जानना चाहिए। जैसे आइसोबारिक में हम लोगों का क्लास में डिस्कस किया था, आइसोबारिक मीन्स बी को याद रखना, और बी मीन ब्लड प्रेशर। थर्मोडायनेमिक पढ़ने के लिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, ऐसे नहीं हो सकते। ब्लड प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए, ठीक है, तब आप सही रहेंगे। ठीक है, थर्मोडायनेमिक पढ़ाई कर पाएंगे। सो जो बीपी मीन्स ब्लड प्रेशर मीन्स प्रेशर कांस्टेंट रहता है, इसमें कांस्टेंट प्रेशर पी इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। ओके। ऐसे अगर हम लोग को देखेंगे आइसोक्लोरिक, क्लोरिक में सीवी, अगर आपका अच्छा सीवी नहीं होगा, अच्छी जगह पे आपको जॉब नहीं मिलेगा। इसीलिए क्या ना, सी मीन्स वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, वॉल्यूम कांस्टेंट। ऐसे एडियोबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस अगर आप लोग जब देखेंगे, तब एडियोबेटिक प्रोसेस मीन्स क्या होता है ना, एडियोबेटिक प्रोसेस मीन्स क्यू ये कांस्टेंट मीन्स हीट कांस्टेंट होता है। एडियोबेटिक प्रोसेस में हीट हीट कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट होता है। और आइसोथर्मल प्रोसेस जो पता है ना, टेम्परेचर एज ए कांस्टेंट। सो टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। मैं आप लोगों को जो प्रोसेस बताया ना, ये प्रोसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, जब आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक डिराइव करेंगे ना, लेक्चर नंबर 5 पे आप देखना देखना लेक्चर नंबर 4 एंड 5 पे, वहाँ पे देखना फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक में एट कांस्टेंट प्रेशर क्या चेंज होगा, उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका छोटा छोटा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी आता है। ठीक है। सो इसीलिए यहाँ का आंसर कौन सा होगा ना, प्रेशर जब कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है। ठीक है। सो नेक्स्ट ऐसे ही देखो, हम लोगों का जो क्वेश्चन है क्या, सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब इट साइन कन्वर्सन। सो साइन कन्वर्सन क्या होगा। सो याद रखना, हीट एब्जॉर्ब होता है मीन्स क्या ना, हम लोगों लेक्चर नंबर 1 पे ही दिखाए थे, हीट जब एब्जॉर्ब होता है, हीट एब्जॉर्ब मीन्स जब एब्जॉर्ब होता है पॉजिटिव होता है। हीट अगर क्या ना, हीट हीट एब्जॉर्ब किया है यहाँ पे, इसका मीन से क्या है ना, पॉजिटिव है। क्योंकि देखो यहाँ पे हम लोगों हीट जहाँ पे पढ़ाई किया था हीट का बारे पे, वहाँ पे हम लोगों डिस्कस कर दिया था क्या ना, हीट क्या था, जो व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब हीट इज पॉजिटिव, व्हेन हीट इज रिलीज हीट नेगेटिव। सो यहाँ का जो आंसर होगा वो कौन सा होगा ना, पॉजिटिव होगा। ठीक है। बट हीट एब्जॉर्ब हीट रिलीज हो हम लोगों लेक्चर नंबर 1 एंड 2 पे डिस्कस किया, आप जाके देखो, तब आपको और अच्छा से थर्मोडायनेमिक का समझ आएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम लोगों का जो क्वेश्चन है वो है क्या ना, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। आपको ये शॉर्ट नोट पे मैं लिख के रखने बोला था हर पार्ट को, क्योंकि ये पार्ट आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो शॉर्ट नोट मीन्स आपको जो बताऊंगा क्या है ना, देखो, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर। कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर्क जो होता है ना, सो वो कैलोरी, जूल, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर्क को क्या हम लोगों बताएंगे, कौन सा बड़ा है यूनिट। सो यूनिट बताने के लिए हम लोगों को जानना चाहिए इसका कौन सा बड़ा होता है, कौन सा छोटा होता है। वो भी हम लोगों डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 1 पे, जहाँ पे हम लोगों बोला था हीट का यूनिट
एसआई में क्या होता है, हीट का यूनिट जूल पर न्यूटन मीटर। सीजीएस में कैलोरी होता है। हमारा हीट का जो लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 पे आप वहाँ पे जाके देख सकते हो 1 और 2, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा हीट का क्या था। एंड वहाँ पे मैं आप लोगों को शॉर्ट नोट लिख के भी रखने बोला था। शॉर्ट नोट रखना आपके पास थर्मोडायनेमिक के लिए बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप आगे नहीं जा सकते। ठीक है, एक छोटा छोटा कॉन्वर्सन, छोटा छोटा यूनिट अगर आप एक बार याद कर लेंगे, आपका एग्जाम में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछेंगे ऐसे रिलेटेड है। ठीक है, सो देखो 1 जूल 10⁷ आर, 1 कैलोरी 4.184 और 4.2 जूल एंड 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। सो क्या है ना, कैलोरी सबसे बड़ा है, देन आपका जूल है, देन आपका आर्ग है, देन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो हम लोगों का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 का रिलेटेड था। वहाँ पे हम लोगों दिखाए थे इंटरनल एनर्जी डज नॉट इंक्लूडेड। सो इंटरनल एनर्जी इंक्लूडेड किसके साथ नहीं है। सो हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 पे ही बताए थे क्या ना, इंटरनल एनर्जी को बारे में। और इंटरनल एनर्जी जो होता है क्या ना, डिफाइंड अमाउंट ऑफ मैटर एसोसिएट विद डिफाइंड अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड द इंटरनल एनर्जी। सो जो इंटरनल एनर्जी रहता है ना, उसका जो 2 पार्ट था, एक पोटेंशियल एनर्जी एंड एक काइनेटिक एनर्जी होता है। सो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी जब हम लोगों देखा था, काइनेटिक एनर्जी में वाइब्रेशनल होता है, रोटेशनल होता है, ट्रांसलेशनल होता है एंड इलेक्ट्रॉनिकली एनर्जी होता है। सो ग्रेविटेशनल पुल लेके कुछ ये नहीं होता है, इसीलिए इसका ऑप्शन क्या है ना, ऑप्शन आपका डी आंसर था। ऐसे ही हम लोगों का लेक्चर नंबर 2 पे और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इंट्रामोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर, बाइंडिंग एंड ऑल ऑफ दिस अबव। सो पोटेंशियल एनर्जी का जो टाइप होता है, इंट्रा होता है, बाइंडिंग और होता है। इसीलिए इसका देखो हम लोगों डिस्कस ही किया था, ये जो पोटेंशियल एनर्जी मीन्स इंटरमोलिकुलर एनर्जी, इंट्रामोलिकुलर एनर्जी एंड बाइंडिंग एनर्जी भी होता है। क्योंकि देखो ये 3 टाइप होता है, इंटरमोलिकुलर, इंट्रामोलिकुलर एंड न्यूक्लियर एनर्जी और बाइंडिंग एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी सही आंसर कौन सा है, ऑप्शन डी है। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो क्वेश्चन आया था लेक्चर नंबर 3 पे, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन। याद रखना, ये जो वर्क डन, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन है ना, ये नीट 2022 पे एक क्वेश्चन आया था, जहाँ पे क्या आया था ना, फॉर्मूला ऑफ वर्क डन का एक मैथ आया था। जब आपका एट क्वेश्चन मैथ में आया था, आप लोगों को जाके देखना, वहाँ पे जो वर्क डन था वहाँ पे लिखा ही था एंड आइसोथर्मल रिवर्सिबल वर्क डन, वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, बाद में वो क्वेश्चन लेके आऊँगा। अभी देखो यहाँ पे जो हम लोग देखेंगे, ये आप शॉर्ट नोट लिख के रखो, वर्क डन का फॉर्मूला मीन्स W = -P∇V, और ये जो माइनस नेगेटिव साइन दिया हुआ है ना, मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर। ई एक्सटी मीन्स एक्सटर्नल प्रेशर हो रहा है। जब एक्सटर्नल प्रेशर होता है ना, तब नेगेटिव साइन होता है। इसीलिए हमेशा याद रखना, नेगेटिव साइन होना ही चाहिए जब रिवर्सिबल एक्सपेंशन होता है। ओके, सो ऐसे अगर हम लोग देखेंगे, एक्सप्रेशन फॉर आइसोथर्मल वर्क डन जब होता है, तब हम लोग देखा था वहाँ पे ए वर्क डन का, आप लोग जाके लेक्चर नंबर 2 पे देखो, लेक्चर नंबर 3 पे, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा जो वर्क डन इक्वल्स टू क्या होता है, अपोजिंग फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अपोजिंग फोर्स मीन्स क्या है, माइनस एफ होता है। क्यों होता है, क्योंकि वो एक्सपांशन हो रहा है, इसीलिए माइनस हो रहा है। और ए इंटू डी, सो माइनस पी एक्सटर्नल इंटू ∇V। सो जो इतना सारा हम लोगों को लिखे, वो फॉर्मूला ऑल ऑफ दिस द करेक्ट। सो ऐसे ही हम लोग को दिखाए थे, वहाँ पे लिखा था जब वैक्यूम होता है तब होता है कि P एक्सटर्नल का वैल्यू 0 होता है। जब आइसोबारिक प्रोसेस ∇P का 0 होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस ∇V का 0 होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये जो मैं आप लोगों को प्रोसेस बताया ना, जो प्रोसेस में आइसोबारिक प्रोसेस होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता है। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछ दिए, एक बहुत बड़ा मैथ दे दिए, मैथ में वॉल्यूम का चेंजेस दे दिए, बट वहाँ पे लिख दिए इन आइसोबारिक प्रोसेस और आंसर पे 0 ऑप्शन है वर्क डन का। सो देखो कितना इजी है।
आइसोबारिक प्रोसेस में डेल पी का वैल्यू 0 होता है और हम लोगों को पता है W इक्वल्स टू पी डेल वी, सो वर्क डन इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी होता है। ऐसे ही आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तो वॉल्यूम 0 हो जाता है चेंजेस, अगर वॉल्यूम चेंजेस 0 हो जाएगा तो W इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ऐसे वैक्यूम अगर होगा सो एक्सटर्नल प्रेशर नहीं रहेगा, सो वर्क डन 0 हो जाएगा। सो याद रखना वैक्यूम एंड आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है, ओनली आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर जहाँ पे क्या 0 होता है वहाँ पे W इक्वल्स टू माइनस पी डेल वी होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट आप लोगों का और एक क्वेश्चन है जो फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम वर्क डन। सो मैक्सिमम वर्क डन का फॉर्मूला क्या है ना, ये हम लोगों डिस्कस किया था वहाँ पे वर्क डन का, क्योंकि W इक्वल्स टू माइनस NRT ln V2 बाई V1, ये हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दिस अबव, ये आप लोगों जाके देखो। ठीक है, देन देखो क्या है ना, हम लोगों का जो नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 पे हम लोगों डिस्कस किया था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का डेरिवेशन में उसका डेरिवेशन क्या है ना, उसमें दिखाया था क्या कि जो इंटरनल एनर्जी क्या होता है Q प्लस W, डेल यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू होता है। ये आप लोगों का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक का एक क्वेश्चन था। सेकेंड और एक है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, मीन्स हम लोगों क्या किया डेल इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डब्ल्यू देखे। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट है क्या फॉर ए गैसेस एंथैल्पी चेंजेस इज गिवन बाय। देखो ये जो एंथैल्पी चेंजेस हो रहा है ये हम लोगों क्या ना लेक्चर नंबर 5 पे डिस्कस किया। जो एंथैल्पी चेंजेस इज गिवन बाय H इक्वल्स टू U प्लस पी वी, डेल H इक्वल्स टू डेल U, एंड देन आपका डेल H इक्वल्स टू U प्लस पी वी एंड डेल H इक्वल्स टू डेल U प्लस NGRT। देखना मैं ये जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 5 पे आप जब एंथैल्पी चेंज देखोगे वहाँ पे हम लोगों डिस्कस किया था जो डेल H इक्वल्स टू एंथैल्पी चेंजेस इक्वल्स टू डेल U प्लस पी डेल भी होता है। सो अगर डेल U प्लस पी डेल भी होगा सो डेल भी मीन्स वॉल्यूम चेंजेस होता है। सो वॉल्यूम चेंजेस मीन्स क्या है ना V2 माइनस V1 होता है। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2, यहाँ पे वॉल्यूम का जगह पे ये बैठा दिए। सो ऐसे देखेंगे RT डेल NG होता है। सो डेल H चेंजेस इक्वल्स टू क्या डेल U प्लस NGRT, ये है आपका फॉर्मूला। सो इसीलिए इसका जो आंसर है एंथैल्पी चेंजेस डेल U प्लस डेल NGRT। हाँ, ये भी आप शॉर्ट नोट में लिख के रखो। देखो मैं ये जो इतना सारा क्वेश्चन आपके पास लेके आए उसका रीजन क्या है ना, ये जो पार्ट है ये पार्ट आप शॉर्ट नोट में हर क्वेश्चन जो डिस्कस किया ना वो एक एक शॉर्ट नोट बना के रखना, हर चैप्टर का जो छोटा छोटा करके शॉर्ट नोट बना के रखो। ये पार्ट हम लोगों का नेक्स्ट टाइम पे काम पे आएगा। ठीक है, आज अभी हम लोगों और एक क्वेश्चन देखेंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज मीन्स कौन सा होता है टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड ऑल ऑफ दिस अबव। हम लोग फर्स्ट लेक्चर से डिस्कस करके आ रहे हो कौन सा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है कौन सा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, आप लोग को जाके देखना एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, यहाँ पे टेम्परेचर, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट ऑल आर द इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, देखना मैं लेक्चर नंबर 5 पे बताए थे इंटेंसिव प्रॉपर्टी और इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो होता है, जो system which the properties which whose magnitude does not depend on the quantity of matter present। कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट है मैं वहाँ पे आप लोगों को दिखाया था। एक बाकेट में अगर एक बाकेट में पानी रहेगा उसका टेम्परेचर, एक ग्लास में पानी रहेगा उसका टेम्परेचर सेम जाएगा से अगर डिवाइडेड किया। सो क्वांटिटी कितना है उसका ऊपर डिपेंड नहीं करता है बट टेम्परेचर ही ओनली मेजर होता है। इसीलिए टेम्परेचर को बोलते हैं क्या ना इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। ऐसे डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, दोनों का जब यूनिट होता है तब इंटेंसिव होता है। और बट एक्सटेंसिव क्या है मास एंड वॉल्यूम, वो दोनों क्या होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, बट वो दोनों का रेशियो होता है क्या इंटेंसिव प्रॉपर्टी। लाइक डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाई वॉल्यूम, मास एंड वॉल्यूम दोनों ही क्या है इन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज है। ठीक है, सो नेक्स्ट देखो हम लोगों का जो क्वेश्चन है जो पार्ट आएगा वो है हीट कैपेसिटी। ठीक है, सो हीट के आपके पास ना सिस्टम मीन्स सोचो आपके पास ए टोटल अगर ए सराउंडिंग होगा, ए आपका सराउंडिंग है, ऐसे ए सराउंडिंग है
तो जितना अमाउंट ऑफ वर्क लेके आप काम करोगे ये आपका सिस्टम है। ए जो ए पार्ट ए आपका सिस्टम है, मीन्स ए थोड़ा सा। सो सिस्टम प्लस सराउंडिंग, ए पार्ट आपका सिस्टम है, सिस्टम, एंड ए जो पूरा पार्ट बचा हुआ पार्ट सराउंडिंग, सराउंडिंग और सिस्टम प्लस सराउंडिंग इक्वल्स टू यूनिवर्स होता है। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, और सिस्टम में हम लोगों को डिस्कस किया था ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम मीन्स आपका हीट एनर्जी दोनों ही ट्रांसफर होता है, उसमें उसको बोलते हैं ओपन सिस्टम। यहाँ पे मैटर ट्रांसफर होता है, मैटर एंड हीट और एनर्जी ट्रांसफर होता है, इसीलिए इसमें ओपन सिस्टम होता है। क्लोज सिस्टम कौन सा है ना, क्लोज सिस्टम मीन्स ये जो मैटर और जो एयर वो ट्रांसफर नहीं होता है, ओनली हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है। ओके, सो एनर्जी ट्रांसफर होता है। और आइसोलेटेड सिस्टम मीन्स इंसुलेटेड सिस्टम, जहाँ पे हीट एनर्जी और मैटर कोई ट्रांसफर नहीं होता है, लाइक थर्मोफ्लक्स। इसमें हीट भी ट्रांसफर नहीं होगा, इसीलिए ये आइसोलेटेड सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम है। सो ओपन सिस्टम में हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर होता है। क्लोज सिस्टम में हीट एनर्जी ट्रांसफर होता है, मैटर ट्रांसफर नहीं होता है। और आइसोलेटेड में हीट एनर्जी मैटर कोई ट्रांसफर नहीं होता है। ये हम लोगों का एक सिस्टम था, एक ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम था। बता रहा क्या, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द सिस्टम टेम्परेचर 1 डिग्री इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी ऑफ द सब्सटेंस। मीन्स जो सिस्टम हमारे पास है वो सिस्टम का 1 डिग्री टेम्परेचर अगर इंक्रीज करने के लिए जो रिक्वायर्ड अमाउंट जो होता है 1 डिग्री, उसको बोलते हैं हीट कैपेसिटी। द इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, सो क्यू वेरिजेस डेल टी होता है। ठीक है, सो क्यू इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो है सी को कॉन्स्टेंट बोलते हैं, जो सी मीन्स हीट कैपेसिटी कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी का कांस्टेंट होता है, सी मीन्स हीट कैपेसिटी कांस्टेंट। सो क्यू जो क्वांटिटी ऑफ हीट डायरेक्टली टेम्परेचर 1 डिग्री चेंजेस करने के लिए जो टेम्परेचर वो था, तो इसलिए क्यू वेरिजेस डेल टी, क्यू इक्वल्स टू सी डेल टी होता है। सो सी डिपेंड ऑन द साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। ठीक है, क्यों यहाँ पे बात है डिपेंड ऑन द साइज। देखो अगर हमारा जो सिस्टम है, सिस्टम का साइज छोटा है तो 1 डिग्री टेम्परेचर चेंज करने के लिए कितना ज़्यादा अमाउंट नहीं लगेगा। अगर सिस्टम बड़ा है तो उसको इसीलिए बता रहा है, वो डिपेंड करता है सी साइज, कंपोजिशन एंड नेचर ऑफ द सिस्टम। ओके, सो ऐसे ही देखो हीट कैपेसिटी ऑफ 1 मोल of the substance Cm equals to C by N, ये याद रखना। Then the heat capacity required to raise the temperature of sample Q equals to C into M into del T equals to क्या ना C del T होता है। C as a specific heat substance, M is the mass of the substance and then del T equals to change in temperature। So ये पार्ट आप नोट डाउन करके लिख के रखो। क्यों मैं रखने बता रहा हूँ, क्योंकि Q इक्वल्स टू डायरेक्टली आप C डेल टी याद रखोगे, और कैपिटल C जो होता है उसको हीट कैपेसिटी बोलते हैं, और स्मॉल c जो होता है वो स्पेसिफिक हीट होता है। सो स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस रहेगा सिस्टम में वो उसका स्पेसिफिक हीट है, एंड M मीन्स वो सब्सटेंस का मास है, C इंटू M को कैपिटल सी बोलते हैं, मीन्स हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, सो इसीलिए स्मॉल सी इंटू एम, स्मॉल एम इंटू डेल टी इक्वल टू सी डेल टी होता है। डेल टी मीन्स चेंज इन टेम्परेचर। ओके, सो इसका रिलेटेड जो क्वेश्चन है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इन हीट कैपेसिटी, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हीट कैपेसिटी का क्या आंसर होगा अभी हम लोग को डिस्कस किया। Q इक्वल टू कैपिटल सी डेल टी होगा, ये आपका मैथमेटिकल आंसर। तो इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए होगा सही। हम लोग अभी डिस्कस किया सी called means heat capacity, C depend on size, composition and nature of the system। सेकेंड क्वेश्चन देखो, इन Q इक्वल्स टू C del T, C डिपेंड ऑन किसके ऊपर डिपेंड होता है, साइज, कंपोजिशन, नेचर ऑफ द सिस्टम। तो किसका ऊपर डिपेंड होता है, इसका आंसर होगा क्या ना ऑल ऑफ दिस। ओके, सो ये हम लोगों डिस्कस किया साइज, कंपोजिशन। देन हम लोगों का जो पार्ट है रिलेशनशिप बिटवीन Cp Cv फॉर एन आइडियल गैस एंड पोजीशन रेशियो। देखो
ये जो पार्ट है ये पार्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए बाय बाय। ओके, एंड आप लोगों प्लीज़ चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो।